नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ नेपाल। जी हाँ, अभी हम लोग जिस नदी के सामने खड़े हैं, ये जो नदी बहती हुई आ रही है, ये हिमालय की गोद से बहती हुई आ रही है और ये आगे की तरफ बह रही है। इस नदी का नाम त्रिशूली नदी है, त्रिशूली के नाम से ये जानी जाती है। जैसे ही आप लुम्बिनी से काठमांडू की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये नदी आपके साथ बनी रहेगी, काठमांडू तक लगभग बनी रहेगी। बीच बीच में बहुत सारी नदियाँ और भी नदियाँ जैसे कि नारायणी, कोशी बार बार आके कहीं ना कहीं रहती हैं, लेकिन ये नदी आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। आप देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है इन नदियों के साथ। ये पत्थर और ये नदी, ये खूबसूरत वादियाँ, ये चारों तरफ का दृश्य, बीच में बसी हुई मतलब जैसा हम लोग फ़ोटो में या फिर जैसा हम लोग टीवी में या फिर जैसे ऐसी जगहों पे हम लोग देखते हैं, इन्हें घूमने के लिए हम लोग विदेशों में जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे देश में ने अपने आप में समेटी हुई हैं। बड़ा बेहतरीन देश है हमारा। अगर आपको रेत देखना है, आपको मरुस्थल देखने हैं तो रेगिस्तान में चले जाइए। आपको विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश वाली जो देखनी है तो आप मेघालय में चले जाइए, मौसिनराम में। अगर आपको विश्व की दूसरी सबसे ठंडी जगह पे जाना है तो आप द्रास में चले जाइए, लद्दाख में। अगर आपको झरने, नदियाँ ये सब देखने हैं तो आप पूर्वी भारत की तरफ चले जाइए। अगर आपको समुंदर देखना है, घाट देखना है, किनारे देखना है तो आप दक्षिण भारत में चले जाइए। अगर आपको मंदिर देखना है, घंटियों की आवाज़ें सुननी बहुत अच्छी लगती हैं, नदियों में दर्शन करके मंदिरों का दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उत्तर भारत की तरफ आ जाइए, दक्षिण भारत की तरफ आ जाइए। आपको ऊँट की सवारी करनी है तो राजस्थान में जाइए। आपको याक की सवारी करनी है तो हिमाचल प्रदेश में जाइए, उत्तराखंड में जाइए। आपको अगर बेहतरीन टाइगरों का मज़ा लेना है तो आप सुंदरवन में जाइए। अगर आपको बेहतरीन डेल्टा देखना है तो आप सुंदरवन डेल्टा को देखिए। आपको नदियों की बेहतरीन सवारी करनी है तो उत्तर भारत की नदियों की सवारी करिए। आपको राफ्टिंग करनी है तो आप मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके भारतवर्ष में आपको जिसका दृश्य ना मिले। एक तरफ मरुस्थल तो एक तरफ पहाड़, एक तरफ झरने, एक तरफ घाट, एक तरफ समुंदर, एक तरफ होती हुई आरती, ये दुनिया भर की चीज़ें पूरे भारत ने अपने आप में समेटी हैं। तो किस प्रकार से भारत पूर्ण है, क्या हम कहें। मतलब कि ये भारत की तारीफ़ करना भी बड़ी बेहतरीन बात है। मतलब कि एक ऐसा मुल्क जो कि छोटी छोटी चीज़ों को समेटे हुए हैं, जिसमें कि हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। जहाँ भारत का सबसे पहला चर्च भी बनता है, तो मंदिर निर्माण कला का विकास भी होता है, 3-3 मंदिरों शैलियों का विकास होता है। तो यहाँ आपको घंटा घर भी मिल जाएंगे, तो यहाँ आपको गुरुद्वारे भी मिल जाएंगे। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है भारतवर्ष में जिस जो अछूती है। एक हिंदू बाहुल्य राष्ट्र होते हुए भी हम धर्म से परे हैं। एक ऐसा देश जिसने हूणों को अपनाया, एक ऐसा देश जिसमें कुषाण आके विलीन हो गए, एक ऐसा देश जिसमें पार्थेनियन आके विलीन हो गए, पल्लव आके विलीन हो गए, जिसने इस्लाम को स्वीकार किया। मतलब हर धर्म को एक समान महत्व देने वाला, हर धर्म की एक समान इज्जत करने वाला ये देश, एक बेहतरीन देश। देखिए ना इस खूबसूरत नज़ारे को देखिए। ये बेहतरीन देश के हम वासी हैं। ये चीज़ें तो ऐसे ये चीज़ नेपाल की है, लेकिन ये पूरा भारतवर्ष में भी अगर आप चाहें तो उत्तर भारत में ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो अगर हम बात करें नेपाल की, क्योंकि हम नेपाल में हैं तो हमें नेपाल की भी बात कर लेनी चाहिए। अगर हम बात करें नेपाल की तो नेपाल एक पहाड़ी पर हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश है, जिसकी आबादी बहुत कम ही है, लगभग 2.5 करोड़ के लगभग उसकी आबादी है। नेपाल में एक और बढ़िया बात है कि नेपाल की जो जनसंख्या है, महिलाओं की जनसंख्या और पुरुषों की जनसंख्या से अधिक है। अगर बात करें कि यहाँ का मुख्य उत्पादन क्या है, तो यहाँ मुख्य उत्पादन चावल है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या ज़्यादा मात्रा में लोग खाते हैं, तो चावल है, दाल है, 2 किस्म की सब्ज़ी है, यही चीज़ यहाँ के लोकल लोग खाते हैं। अगर हम बात करें कि नेपाल से कौन कौन से देश सटे हुए हैं, तो नेपाल से भारत के बहुत सारे राज्य और तिब्बत नेपाल से सटा हुआ है, भूटान नेपाल से सटा हुआ है, ये नेपाल से सटे हुए देश हैं।
नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेपाल में अगर क्या हिंदू लोग रहते हैं, तो हाँ, कुछ समय पहले तक नेपाल जो था वो एक हिंदू बाहुल्य देश था। मतलब देश तो बाहुल्य अभी भी है, लेकिन मतलब एक हिंदू राष्ट्र था, घोषित हिंदू राष्ट्र था। लेकिन जब से नेपाल का संविधान लागू हुआ, तब से नेपाल एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। अब ये भी एक सेकुलर राष्ट्र, यानी अब ये धर्म से ऊपर उठ चुका है। नेपाल में अगर पर्यटन की बात करें तो काठमांडू नेपाल का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। नेपाल में और अगर पर्यटन की बात करें तो काठमांडू हुआ, लुम्बिनी हुआ, पोखरा हुआ, और कुछ नेशनल पार्क हुए। अगर नेपाल में वर्ल्ड हेरिटेज की बात करें तो 4 वर्ल्ड हेरिटेज पूरे नेपाल में हैं, और भी बहुत सारे सूचीबद्ध हैं, लेकिन अभी वो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा नहीं पा पाए हैं। अगर नेपाल में और बात करें तो नेपाल में जो छुट्टियां होती हैं वो शनिवार के दिन होती हैं, रविवार के दिन नहीं होती हैं। अगर नेपाल की और बात करें तो नेपाल के लिए ये भी कहा जाता है कि कभी गुलाम नहीं रहा। अगर बात करें नेपाल में कि इसमें किस एथनिसिटी के लोग रहते थे, तो मंगोली एथनिसिटी थी, जो धीरे धीरे एक हिंदू राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया। अगर नेपाल में ये बात करें कि सबसे ज़्यादा किस देश के लोग यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, तो भारत के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर ये बात करें नेपाल में कि और क्या खास है, तो नेपाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जिसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, वो इसी नेपाल में है। सबसे पहले एवरेस्ट पे फतह करने वाले जो व्यक्ति थे वो हेनरी थे, और तेंजिंग नॉर्वे थे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें नेपाल की हैं जो एक वीडियो के माध्यम से समेटा नहीं जा सकता। नेपाल का अपना अलग कल्चर है, यहाँ का अलग भाषा है नेपाली, यहाँ पे अलग अपनी लिपि है, यहाँ पे लोगों का सब चीज़ अलग है। मतलब कि एक उनका अलग कल्चर, अलग संस्कृति, अलग तहजीब, सब कुछ बेहतरीन है। आपको नेपाल आना चाहिए, और हम तो कहेंगे जल्दी से जल्दी आना चाहिए, क्योंकि अभी वीज़ा फ्री है, पासपोर्ट फ्री है, आप आ सकते हैं। अगर 4 व्हीलर गाड़ी से आते हैं तो आपको भंसाल बनवाना पड़ता है। वो छोटी छोटी बातें हैं जो आप नॉर्मली बॉर्डर पर, चेक पोस्ट पर आपको पता चल जाएंगी। हाँ, बस आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप किस चेक पोस्ट से आना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।